नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी के तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे अतीत के भाग 2 में अध्याय 9 पढ़ने जा रहे हैं। यह इतिहास का 9वां अध्याय क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण से संबंधित है। और दोस्तों, हम जिस पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं यह कक्षा 7 का पाठ्यक्रम है। हमने पुराने चैप्टरों में जिन चीज़ों के बारे में बात करी उन्हीं पाठ्यक्रमों के उन्हीं सारे पाठों के आगे हम इन अध्याय को शुरू करते हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र के कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मान कर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है और जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ साथ बदली हैं, या कहें तो और सच यह तो है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुईं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीपों के अन्य अन्य भागों के में अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बना दिया। और जैसा कि हम देखेंगे कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों में से निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों से जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। अब अगर इस बात को समझें तो इस पूरे चैप्टर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत जैसा हुई है उसमें हम ये जानें कि वाकई में क्षेत्रीय संस्कृतियां होती क्या हैं। अब क्षेत्रीय संस्कृति को क्या कहें? देखिए, क्षेत्र है, उस क्षेत्र के क्या होते हैं? अपने खुद के एक वर्चस्व होते हैं। मतलब देखा जाए तो क्षेत्र, अब उस क्षेत्र पे क्या हुआ, वहाँ के लोग होंगे, उन लोगों का रहन सहन, बोलना, बात करना, पहनना ओढ़ना, ये सब डिपेंड करता है कि उस जगह की संस्कृति कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी अपन ने कहा कि अगर कोई आदमी तमिल बोलता है तो वो कहाँ का होगा? तमिल बोलने वाली जगह के का होगा। अगर वो उड़िया बोलता है तो वो कहाँ का होगा? उड़िया मतलब जहाँ उड़ीसा में बोली जाती है तो वहाँ का होगा। तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, वहाँ का होगा। तो ये वहाँ की भाषा उसकी क्षेत्र को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार से उनके मतलब बोलचाल के अलावा उनके पहनना ओढ़ना, उनका भोजन, उनका वस्त्र पहनना, काव्य, नृत्य, संगीत, ये सभी चित्रकला, सभी ये सब क्या है? उनसे उनकी क्षेत्रीय संस्कृति को समझाते हैं। और साथ में ये जो संस्कृतियां हैं वो एक प्रकार से जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। और इस प्रक्रिया में कहत अपन ने क्या है कि स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान और एक दूसरे से संपन्न बनाया। मतलब जो विचारों के आदान प्रदान है, कुछ जगह पर आप देखेंगे कि एक जैसा जो है क्रम दोनों जगह देखने को मिलता है। तो अब ये जो क्रम है वो दोनों जगह क्यों देखने मिलता है? क्योंकि उन दोनों के विचारों की समानता सतह, वहाँ की बोली भाषा, पहनना ओढ़ना, ये सब चीजें क्या है? समानता रखते हैं, इसलिए उनकी कुछ कुछ क्या है? भिन्नताएं समान भी दिखती हैं। आगे बढ़ते हैं, चेर तथा मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में है, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। माने कि जो केरल का आज का जो हिस्सा है वो क्या है? चेर राज्य, मतलब महोदयपुर का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में है। प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में महोदयपुर का चेर राज्य है और जो आज के केरल का एक क्या है? हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी और शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। पता लगाओ कि पिछले 10 सालों में कितने नए राज्य बनाए गए और क्या इनमें से प्रत्येक राज्य एक अलग क्षेत्र है? तो इसके बारे में आप पता लगाइए और अपने आसपास के जो अपने आपके वरिष्ठ लोग हैं, आपके माता पिता हैं, टीचर्स हैं, इन सभी लोगों से एक बार पता करने की कोशिश करिए। मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख जो आपके सामने है, ये मलयालम में रचित है और ये एक अभिलेख है जिसको क्या है? कहीं से लिया गया है। पता लगाओ कि आपके घर में आप जो भाषाएं बोलते हैं
उसका लेखन में सर्वप्रथम कब प्रयोग हुआ। अब मान लीजिए कि आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी का सर्वप्रथम उपयोग कब हुआ, अगर आप मद्रासी बोलते हैं तो आपका मद्रासी भाषा का कब लेखन शुरू हुआ। ठीक है, तो ऐसी सारी भाषाओं का उद्भव कब हुआ और किसके द्वारा हुआ और इनके पीछे क्या पौराणिक मान्यताएं हैं, उन सभी के बारे में पता लगाओ। इससे आपकी संस्कृति के आपको संस्कृति को जानने में मदद मिलेगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आचार विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है वो किस माध्यम से पहुंचाता है, किसी ना किसी प्रकार से बोल के ही पहुंचाता है। तो बोली भाषा एक ऐसी चीज है जिससे आप संस्कृति के को बखूबी पहचान सकते हैं और उससे रूबरू हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा एवं युग की खोजी जा सकती है, मतलब जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। और यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ की दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियों, क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी, और इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती थी, और इसका जिसमें यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता है और आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया, और उसके बाद सन 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित कर दिया। देखिए ये जो है बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा। तो ये जगन्नाथ जी के जो चित्र में कौन कौन होता है, बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां तालपत्र की पांडुलिपि में अंकित है, ये उड़ीसा से प्राप्त हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यों ज्यों इस मंदिर का तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई, और जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर को अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया, और वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। तो यह वो मंदिर है जगन्नाथपुरी का मंदिर। देखिए कितना सुंदर भव्य मंदिर है, कभी मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा उड़ीसा, ये उसमें पुरी है, वहां पर आपको ये देखने मिल जाएगा। राजपूत और सूरवीरता की परंपरा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते हैं, और इसमें यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश है जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते हैं। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तर और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं, और यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशेष संस्कृति प्रदान की है। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों ने आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज तक राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज अध्याय 2 में जिनको हमने पढ़ा, एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रणक्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीर की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं।
ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। ये चारण भाट कौन है होते हैं? ये लोग जो क्या करते हैं, उनकी मतलब कृतियों को गाते हैं। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनमें उनसे यह आशा की जाती है कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों के अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे और इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध और प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं। जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं। सती प्रथा यानी कि विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिताओं पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। यहाँ ऊपर की तरफ अपन देखें तो यहाँ पर मानचित्र है, वह इसमें लिखा हुआ है वह क्षेत्र जिसकी इस अध्याय में चर्चा की गई है। तो ये वो क्षेत्र हैं जिनमें अपन इसमें क्या है, चर्चा की गई है। तो क्या चर्चाएं की गई हैं? देखिए, हमारे भारत का ये मैप है। इस मैप में ऊपर की तरफ क्या क्या है? जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, नीचे की तरफ आए तो शिमला, फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ढाका, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बांकुरा, उड़ीसा का भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये इसकी राजधानियां बताई गई हैं इसमें, है ना। फिर इसके बाद बीकानेर, राजस्थान, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, मेवाड़, चित्तौड़, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा। तो ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। यहाँ भी अपन जो पढ़ रहे हैं, यहाँ का हिस्सा पढ़ रहे हैं। ये राजस्थान के जो इलाके थे, उसमें राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़ और मेवाड़ था। एक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था, उसमें उसके हिस्से को अपन क्या बोलते थे? अवध। और इसकी जो राजधानी है वो आज वर्तमान में क्या है? लखनऊ है। और भी बहुत सारी चीजें अपन ने इसमें देखी। तो यह वह क्षेत्र था जिसका इस अध्याय में चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। आइए सुनते हैं क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। यदि शूरवीरता की पहचान भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इस इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकलता है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कलाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचकों को अलंकृत किया करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एवं विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाह और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। राजस्थान जयपुर में दरबारों में और लखनऊ में, मतलब राजस्थान मतलब जहाँ के जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में ये क्या हुआ, अंदर ये फूला फला, मतलब दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। अवध में अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक कला रूप में उभरा। सन 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। और इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पर संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाता है। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई।
ऊपर की तरफ अगर देखें तो ये देखिए, नृत्य की कक्षा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। तो ये जो नृत्य की जो कला है इसको आप देख सकते हैं, ये कहाँ का है, लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर जो है वो कहाँ पर है, खजुराहो में। इन खजुराहो में इस नृत्य की कलाओं का वर्णन दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय नृत्य, किसी कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, किसी कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली का हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषम धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोजन उन कलाओं रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता। अन्य नृत्य रूप जिनमें इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित हैं। भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में होता है, इसको अपन क्या है, शास्त्रीय जो नृत्य मानते हैं। देखो शास्त्रीय ऐसे नृत्य जिनको शास्त्रीय माना जाता है वो कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल, उसके बाद ओडिसी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुरी मणिपुर। ये वो नृत्य हैं जिन्हें क्या माना जाता है, शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। और कथक नृत्यांगनाएं एक दरबारी का चित्र ये जो आप देख रहे हैं, इनमें से किस एक नृत्य रूप के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें? तो देखिए इनमें से किसी एक का क्या, सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक बेहतर उदाहरण मैं आपको देता हूं, ऐसे आप कभी नहीं भूलोगे। इन सभी के नाम आप उठाइए और सीधे गूगल पर डाल के यूट्यूब पर आप इनके वीडियो देखिए, तो जो चीजें आपको नजर आएंगी उन नजर पर पढ़ने पर आपको क्या है, जो चीज दिखती है वो लंबे समय तक याद रहती है। तो आप इसको अगर देखें कि भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और मणिपुरी मणिपुर का है। तो ओडिसी और मणिपुरी याद करने में दिक्कत नहीं है, कथकली केरल का है, इससे भी इतना याद दिक्कत नहीं है। भरतनाट्यम बड़ा लंबा लंबा सा लग रहा है, तमिलनाडु में बड़ा लंबा लंबा सा लग रहा है, तो इसको याद रखने का एक आसान तरीका है भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो। सेम कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। तो इनको याद करिए, याद करने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि बताइए कुचिपुड़ी इनमें से किस जगह का शास्त्रीय नृत्य है। तो अब आपको आंध्र प्रदेश अगर नहीं पता तो फिर आपका काम लग जाएगा। तो पता करिए और इसको बनाइए, और नहीं समझ में आ रहा तो इसके वीडियो देख लीजिए, उससे आपको क्या होगा कि इसकी जो संस्कृति से जुड़े हुए तो नृत्य करने के तरीके हैं वो आपको एक दो बार दिखाई देंगे, तो आपको इनमें भिन्नता पता चलेगी कि किस प्रकार से ये भिन्न है। अब दूसरी चीज ये है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, दोनों के में क्या है, थोड़ा सा तमिल और तेलुगु का डिफरेंस है। अब जिसको तमिल और तेलुगु में डिफरेंस नहीं पता वो कैसे समझ पाएगा इस चीज के बारे में, तो वो डिफरेंस पता करने के लिए बेहतर है कि आप एक बार उनको इनके वीडियो देखें, और वो वीडियो आज की डेट में उपलब्ध हैं। इसके लिए आपको आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां बैठे हैं वहीं पर ही आप इसको डाल के चेक कर सकते हैं, आपको एक बेहतर मदद मिलेगी। तो मेरा सजेशन है, पसंद आए तो उसको यूज जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संरचकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा एक अन्य परंपरा में कई रीतियों में से विकसित हुई। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, अब ये लघु चित्र क्या है, जैसा कि उनमें नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते थे जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। ठीक है, प्राचीनतम लघु चित्रों तालपत्रों तथा लकड़ी के तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे, और इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे, और ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी, और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई या शिकार के दृश्य या सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहास के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था, उपहार के तौर पर भी इनका आदान प्रदान किया जाता था, और ये
कुछ गिने चुने लोग, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्र मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगल की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। और ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता था। तो बसोहली शैली कहाँ की है? ये 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्र का एक साहसपूर्ण क्या है, भावप्रवण शैली का विकास हुआ। ये हिमाचल के एरिया की है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई है वह थी भानुदत्त की रसमंजरी सन 1739 में नादिर शाह की आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए और उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिनके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिनमें लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थीं। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इनके विपरीत लघु चित्र राजमहल में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहें। जो ऊपर हमने छोड़ा उसको एक बार दिखाते हैं हम आपको। देखिए, यह जो शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर मुगल का मुगल चित्र, देखो यहाँ पर अकबर जो है शिकार के दौरान क्या है, आराम कर रहे हैं, और ये आराम के बाद का ये जो चित्र है ये पूरा इस पर प्रस्तुत किया गया है। सभी लोग आराम से बैठे हुए हैं और ये मतलब चर्चाएं चल रही हैं फला फला। इसके बाद ये जो देखिए यहाँ पर होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूत लघु चित्र कोटा, ये कोटा का ये चित्र है जिसमें होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं सभी लोग, ठीक है। इसके बाद कृष्ण राधा और उसकी सखियां पहाड़ी लघु चित्र कांगड़ा। देखिए, इसमें जब हरे रंगों को यूज़ किया गया तो उसमें कृष्ण राधा और उनकी सखियां, उनकी पहाड़ी लघु चित्र आपको दिखा रहे हैं। कृष्ण है, राधा और उनकी सखियां हैं, इसमें पहाड़ी लघु चित्र प्रदर्शित हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल नज़दीक से एक नज़र। आइए अब बंगाल की तरफ चलते हैं और नज़दीक से एक नज़र डालते हैं। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल के लोग हमेशा बंगाली यानी बंगला ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह बात पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां के ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषीय तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीन यात्री हुनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषा का प्रयोग किया जाता है और 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे।
सन 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। और उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाल समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया, और एक साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र की पश्चिमी भाग की बोलीचाल की भाषा थी जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता था। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार है जो जनजातीय भाषाओं, फारसियों और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों में से प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली में संस्कृत महाकाव्यों का अनुवाद, मंगल काव्य शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मंगल काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल हैं, जैसे मैनामती गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। मैनामती गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर, अब इनके बारे में सुनिए। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। और धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, रानी मैनामती जो थी उनने अपने पुत्र गोपीचंद को क्या किया था, सन्यासी बनने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को सन्यासी बनने के लिए क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। और धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं और इनकी जो पूजा है वो अक्सर पत्थर या काठ के मूर्ति के रूप में की जाती है। आगे बढ़ते हैं। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसा अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उसकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई हैं। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थीं, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता था। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सने स्थानीय मछुआ और स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में शामिल हो गए। और इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टाई प्रदेश में केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारियों और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरणों के केंद्र के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे, और ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। और ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थीं। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गईं और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर था, और जो
19वीं शताब्दी के आकर समाप्त हुआ। मतलब 15वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी के बीच में क्या हुए, मंदिर जो है बनाए जाने लगे। हमने देखा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते हैं जो शक्तिशाली बन गए थे। तो यह भी अपन जानते हैं कि मंदिर कौन बनवा पाएगा, धार्मिक स्थल कौन बनवा पाएगा, जो भाई थोड़ा सा टेरिटरी को में शक्तिशाली हो वही बनवा पाएगा। वे इसके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारों से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, कंसारी आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए और इस सामाजिक समूह से संबंधित अनेक परिवारों ने इस अवसर का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियां सुधरती गईं, उन्होंने इन स्मारकों का निर्माण के माध्यम से अपनी प्रशस्तियां और प्रतिष्ठानों की घोषणा कर दी। और जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मण द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई और उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। देखिए, ये जो छान छप्परों में भगवान का मंदिर बना हुआ है, फिर बाद में क्या है, वहाँ के पुजारियों के द्वारा इनको क्या कर दिया, इनको मान्यता दे दी गई। तो ये क्या हो गए, फिर ये इनको मंदिरों में का एक बड़ा हिस्सा मिल गया। और ये यहाँ दिए गए मंदिर की तुलना अध्याय 2 में दिए गए मंदिर से करिए। एक दो-चाल छप्परदार झोपड़ी, एक चौचाला मंदिर है ये। इसके बाद ऊपर की तरफ अपन ने जो छोड़ा, आपके विचार से द्वितीय श्रेणी में कृतियां लिखित रूप से क्यों नहीं रखी जाती थी? पीर कौन होते हैं? फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर की पकी मिट्टी की एक पटिया विष्णुपुर। देखो ये इसमें कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो गोपियों के साथ क्या कर रहे हैं यह गोपियों के साथ श्री कृष्ण है और श्यामपुर मंदिर से पकी मिट्टी की एक पटिया है इस विष्णुपुर में। इसका ये यहाँ से विष्णुपुर से लिया गया। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाल 2 छतों वाली या चौचाल 4 छतों वाली होती थी। 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करें। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छत वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी जो ऊपर तिर्यक रेखाएं या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे और उसके भीतर भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों तथा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों से ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। जो अभी अपन ने देखा वो कहाँ का चित्र था? वो विष्णुपुर का चित्र था जिसमें श्री कृष्ण जी को दिखाया गया है उनकी गोपियों के साथ। मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिर और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भर कर और बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद्धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय भाषाओं को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी। देखिए ये जो चित्र दिख रहा है कितना सुंदर चित्र है। इसका चित्र आप अगर देखें तो इनको ये देखो, एक महिला जो क्या है मछली को साफ करती है हुई दिखाई दे रही है और इस महिला के द्वारा इस मतलब बाजार में बेचने के लिए इसको यूज़ करते हैं ना। तो ये घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पक्की मिट्टी का एक फलक आराम बाग, ये आराम बाग का चित्र है, यहाँ से लिया गया। चलिए आगे सुनिए। यूरोप के राष्ट्र राज्यों का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे, परंतु
18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्य पुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगीं और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। यह और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था और 19वीं शताब्दी के अंतिम शासकों ने इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलन ने इस भावना को और अधिक बल दे दिया। ठीक है, आइए कल्पना कीजिए कि आप एक राजपूत राजकुमार हैं और आप अपनी कहानी किस प्रकार सुनना पसंद करेंगे। तो देखिए, जो अभी अपन ने पढ़ा उसमें ये बात हम आपको बताते हैं। जो अपन ने पढ़ा उसमें राजस्थान के क्षेत्र पे जो राजपूतों के एक मतलब लेख मिले और या उनके बारे में जो जानकारियां मिली कि राजपूत जो है वो राजस्थान के क्षेत्र से बिलोंग करते थे और उनके बारे में जो वीर रस से ओतप्रोत कथाएं थी उनके और जो गीत गाए जाते थे उनमें इन सब का उल्लेख है। इसका उल्लेख अपन ने पुराने अध्याय में भी किया हुआ है, जिसमें अध्याय 2 में हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा कि पृथ्वीराज चौहान कौन थे। एक बड़े राजा थे जिन्होंने क्या कहते हैं 1191 में मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया। मोहम्मद गौरी से 1191 में उसे हराया। बाद में फिर दोबारा मोहम्मद गौरी उतनी ताकत के साथ दोबारा आया और फिर उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो ये जीत हार का सिलसिला तो योद्धाओं में चलता रहता है दोस्तों। पर कहने की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि जो राजपूत थे वो क्या थे, अपने शौर्य और पराक्रम के लिए पहचाने जाते थे। तो उसी क्रम में अगर आप एक राजकुमार हैं तो अपनी कहानी किस प्रकार सुनना पसंद करेंगे? तो आप मेरे हिसाब से एक वीर योद्धा की तरह, एक वीर रस से ओतप्रोत एकदम दृढ़ वाले व्यक्ति होंगे और अपनी कहानी को एक बड़े वर्चस्व के साथ सुनना पसंद करेंगे। चलिए, और इसी प्रकार की चीजें आपके सामने आती रहेंगी और इन चीजों के बारे में अपने मित्रों और परिवार या अपने टीचर से इस पर चर्चा अवश्य करिएगा। बीज शब्द सुनिए, शास्त्रीय, लघु चित्र, पीर और बोली, ये हमने इस चैप्टर के 20 शब्द पढ़े और जो चैप्टर था इस पूरे चैप्टर को हमने अच्छे से समझा। काफ़ी चीज़ें हमारे को इसमें मिली जिनके बारे में हमने जानकारी ली। इन सभी क्षेत्रों के मतलब इन सभी चीज़ों के बारे में जो हमने पढ़ा उसमें हमने बेसिकली क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में पढ़ा। क्षेत्रीय संस्कृति हमें ये बताती है कि किस क्षेत्र की संस्कृति किस प्रकार बनी और किस प्रकार उसकी भावना मतलब भाषाएं, उनकी रहन सहन, बोलचाल किस तरीके से बना। दोस्तों थोड़ा से चैप्टर लेंदी है, मैं बार बार कह रहा हूं चैप्टर लेंदी होते जाएंगे। इनको प्रैक्टिस के साथ आपको नंबर ऑफ टाइम सुनना पड़ेगा। स्पीड बढ़ा के सुनिए। अगर आप एक बार सुन चुके हैं तो स्पीड बढ़ा दीजिए, ऑप्शन ऊपर रहता है, अगर आप क्लिक करेंगे तो आप उसकी स्पीड को बढ़ाकर इसको तेजी से सुन सकते हो। उससे आपका रिवीजन बना रहेगा। एक बार में याद नहीं होगा, 2 बार में याद नहीं होगा। ये डेटा है, इन डेटा को कहानी के फॉर्म में मैं आपको कितना भी सुना दूं, 1-2 बार इनको रिवीजन के साथ लिए रहिएगा तो आपका ये रिवीजन बना रहेगा। क्योंकि अभी हम 7th की एनसीईआरटी पे हैं, 6 अभी हमने कंप्लीट किया है और हमारा रास्ता बहुत लंबा है, इसका रिवीजन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मेरा एक निवेदन था जो आपने सुना, और इसके अलावा एक निवेदन और करूंगा। दोस्तों ये चैनल आप सभी का है और आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग जो बच्चे हैं या फिर जो लोग मतलब इनको जिनकी जरूरत है वो इस एनसीईआरटी का भरपूर लाभ उठा पाएं और इन पूरी चीजों को पढ़ सके। क्योंकि ये जो अध्याय हैं, ये अध्याय मात्र इस हमारे पढ़ने बस के लिए नहीं है, ये बेसिक नॉलेज है। हम इस बेसिक नॉलेज को क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम अपनी नींव के पत्थर को मजबूत बना सकें। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एक आपका परसेप्शन है, उसमें आप अगर छोटी सी कुंजी या 100-200 पेज की किताबों को पढ़ के अगर आप सोचें कि उस काम को कर लेंगे तो हो सकता है कि आपकी किस्मत साथ दे दे और कर लें। पर उसी चीज को 100-200 पेज की किताब को अगर आप इस पूरे संस्करण को पढ़ लें, सुन लें, मतलब 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को अगर मैं पूरा आपको जो सुना रहा हूं अगर आप सुन लेते हैं तो आपको वो 200 पेज की किताब में अपने आप नजर आएगा कि इसमें क्या हुआ था, क्या होगा और क्या चीजें बताई गई। और दूसरी चीज ये है कि ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये एनसीईआरटी का तारतम्य से ली गई है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का झोलझाल या गोलमाल नहीं है। जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है और उसको सही मानकर ही अपन पढ़ते हैं, और यही क्रम को बनाए रखने के लिए इस चीज को मैं आपके सामने लगातार लेकर आता रह रहा हूं। तो दोस्तों जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ।